Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is self-induction. In the last lecture you have studied about Faraday's law of electromagnetic induction, Lenz's law, in which you have studied that whenever magnetic flux linked with a coil changes, then induced EMF is produced. इस जैसे कि आपके पास सपोज ये कोई कॉइल है, इसके अक्रॉस जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो इसके अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. इट वाज गिवन बाय फैराडे. ये हमने एक कॉइल ली हुई है, इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और दिस इज द मैग्नेट. सपोज वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल व्हाट विल हैपन? देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. जब आप मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बढ़ेंगी. जैसे आपको मालूम है कि इस मैग्नेट से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये इसके क्रॉस बढ़ेंगी और इसके क्रॉस फ्लक्स बढ़ेगा. और जैसे फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके क्रॉस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो करेगा. और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वाज गिवन बाय लेंजेस, दैट इज लेंजेस लॉ. और डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट किस तरह से होती है कि इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, दैट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? मोशन. मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स है तो ऐसे है. अगर मान लो ये मैग्नेट जो है इट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, ये अवे होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है ये उल्टी हो जाएगी, ऐसे करंट फ्लो करेगा. And this deflection be shown by the galvanometer. लेकिन अब ये जो है इसी प्रोसेस को आप स्टडी करेंगे, लेकिन किस वे में? जो यहाँ पर आपके पास इस कॉइल के अक्रॉस, दिस इज द कॉइल, इस कॉइल के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट. लेकिन अब आप इस कॉइल के अक्रॉस, एक्सटर्नल नहीं, जैसे ये मैग्नेट है, सपोज दिस, देयर इज नो मैग्नेट, देयर इज नो एक्सटर्नल कॉज टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द कॉइल. जैसे हमारे पास ये सपोज दिस इज द कॉइल, इसके अक्रॉस आपने क्या किया हुआ है? यू हैव कनेक्टेड अ बैटरी. आपने एक बैटरी कनेक्ट की है, सपोज इट्स ईएमएफ इज ई. वही कॉइल है, इसमें आपने एक यहां पर टैपिंग की लगाई हुई है. सपोज दिस इज द टैपिंग की. जब तक आप इसको प्रेस करके रखेंगे तब तक ये सर्किट ऑन रहेगा, जब आप छोड़ेंगे तो एकदम से ये रिलीज हो जाएगी. हम सपोज इस टैपिंग की को प्रेस कर रहे हैं. जब हम इस टैपिंग की को प्रेस करेंगे तो पहले जब हमने प्रेस नहीं किया, देयर इज द फ्लो ऑफ करंट? नो, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट. जब हम इसे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने पे क्या होगा? यहां पर करंट फ्लो करने लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू द कॉइल. जब आप इस टैपिंग की को प्रेस करेंगे तो देयर इज द ग्रोथ ऑफ करंट. सो देयर इज द flow, there is change in magnetic field or there is change in magnetic flux. You know, across the coil there is production of magnetic field, that is mu naught n I. n are the number of turns, I is the current. जब जैसे सपोज यहाँ पर I करंट फ्लो करने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट n I. अब इसके क्रॉस फ्लक्स कितना हो जाएगा? V into A. Here A is the area of the cross section of the coil. अब यहाँ पर जब आपने स्टेपिंग की को प्रेस किया, देन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. सो देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ द की, ड्यू टू द चेंज इन करंट. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. क्योंकि ये जो इंडक्शन इफेक्ट हुआ दैट इज ड्यू टू सेल्फ, मतलब उसी कॉइल में ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, देयर इज नॉट एनी एक्सटर्नल कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड. कॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इज द फ्लो ऑफ करंट. सिमिलरली इसके आप जैसे आगे आप क्या करते हैं कि इसको आपने प्रेस करके रखा, देन
देयर इज नॉट एनी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि करंट कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज। लेकिन जब आप इस टैपिंग की को रिलीज करते हैं, तो जब आप इस टैपिंग की को रिलीज करते हैं तो रिलीज करके अगेन क्या होगा कि यहां पर देयर इज सडन ब्रेक इन द सर्किट, और करंट क्या हो जाएगा, करंट यहां पर ये आई जो फ्लो कर रहा है इट बिकम जीरो, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। जब करंट जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ देयर इज अगेन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड यू नो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसलिए इस कॉइल के अक्रॉस क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन क्या है, दैट इज द टैपिंग की को प्रेस करना। वो टैपिंग की को जो आप प्रेस करें, इट मींस यहां पर अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इफेक्ट करेगा। सो यू हैव ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ कि व्हेन स्विच, electric switch is switched on and off, switched on or off, then there is the production of spark at the switch, and that is the cause of the production, and due to self inductance of the कॉइल, उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्म में मेजर करते हैं। ये जो सेल्फ इंडक्शन है, तो ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ, सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल एज a result of change in current or magnetic flux linked with the coil। जब आप उस कॉइल के अक्रॉस करंट को चेंज करते हैं या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दैट इज द ड्यू टू इंटरनल इफेक्ट, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब यहां पर इसे एक और फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि जैसे सेल्फ इंडक्शन जो है, जैसे किसी भी कॉइल का हम मेजर करते हैं तो उसे हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, उसे हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल। और ये सेल्फ इंडक्शन जो है, ये जो हमारे पास कॉइल है, इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कॉइल due to which it opposes any change in current, जिसके कारण ये any change in current को क्या करता है, अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्शन। इस तरह से यहां पर हमने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि जब आप टैपिंग की को प्रेस करें तो देयर इज द ग्रोथ ऑफ करंट, और जो सेल्फ इंडक्शन है या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो है कॉइल का, उसके कारण क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन करंट, और उसके कारण क्या हो रहा है, वो ग्रोथ ऑफ करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसी तरह से जब आप की को रिलीज कर रहे हैं तो करंट का क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। इस कॉइल के क्रॉस करंट क्या हो जाएगा, सडन ब्रेक हो जाएगा, सर्किट का करंट जीरो हो जाएगा, तो डिके ऑफ करंट होगा। तो उस टाइम भी क्या होगा, यहां पर इस कॉइल के क्रॉस क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड दैट अपोजेस द डिके ऑफ करंट। तो इसलिए हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उसे हम बोल देते हैं बैक ईएमएफ, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ so produced is also called बैक ईएमएफ। और हमारे पास जैसे हमने इलेक्ट्रिक स्विच की बात की, तो स्विच में जो हमारे पास यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, द प्रोडक्शन ऑफ द स्पार्क इज ड्यू टू दिस बैक ईएमएफ। और यहां पर आप ये जो यहां नोटिस कर रहे हैं कि जो इंडक्टेंस जो कॉइल के बीच में हो रहा है, ये इसकी अपनी कॉइल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, मटेरियल ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी। आपने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि इनर्शिया क्या होता था, जैसे इनर्शिया आपने एक फिनोमेना पढ़ा था कि इट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट। जैसे आप देखते थे कि
मैकेनिक्स में जब आप फोर्स अप्लाई करते थे तो फोर्स जो है अप्लाई करते थे तो बॉडी में जो उसका इनर्शिया है जो कि उसका मास मेजर करता था, और वो बॉडी का इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता था एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती, अगर मोशन में तो मोशन में, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, एनी चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन, तो उसे हम बोलते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर इस कॉइल के बीच में जब करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो उसे अपोज, इस कॉइल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है वो उसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है एनी चेंज। अगर वो फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो ही करता रहे। ये फ्लो करना जब हम बंद कर रहे हैं की में, टैपिंग की के हटा के या सर के स्विच को ऑफ करके, तो वो उसे क्या करता है, अपोज करता है उस कॉइल के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी। या फिर उसके अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो आप स्विच को ऑन कर रहे हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो करने लग रहा है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, उस सर्किट का ऑन होना ऑफ होना, उस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो करना, तो उस सर्किट के अंदर का करंट फ्लो करना उसे जो अपोज करेगा, मतलब पहले नहीं है तो बाद में अपोज कर रहा है, तो मतलब एनी चेंज, उस कॉइल के अंदर करंट नहीं है लेकिन आ रहा है तो उसे वो अपोज कर रहा है, चल रहा है फिर नहीं अपोज करेगा, या फिर उसे डिके करने के लिए वो अपोज करेगा जब आपने ऑफ किया। तो उस कॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टी है एनी चेंज इन स्टेट, उसे हम बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, इट आल्सो मेजर द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस देन मोर इज द इनर्शिया, मोर इज द ऑपोजिशन फॉर एनी चेंज इन इट्स स्टेट। यानी इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड बाय सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करता है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ मोर इज सेल्फ इंडक्टेंस, इफ मोर इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल देन मोर इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस कॉइल का ज्यादा है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अपोजिशन फॉर द चेंज इन इट्स स्टेट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां पर आपके पास ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना या प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन इस फिनोमेना का यूज कहाँ है, कहाँ ये यूज होता है, हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। जैसे आप रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं, वो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने ऐसे बनाए होते हैं कि वो प्योरली रेजिस्टिव हो, उनका इंडक्टेंस क्या हो, जीरो हो। सेल्फ इंडक्टेंस को हम सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, this is the second name of self inductance, coefficient of self induction. It is denoted by L, L से denote करते हैं हम इसे। Now let us come again to this diagram. दोबारा से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। जब हम टैपिंग की को प्रेस कर रहे हैं, there is the flow of current, and when current flows through this coil, then there is the production of magnetic field. Then we observe, we found magnetic flux linked with that coil is directly proportional to current. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने अभी बताया आपको कैसे होगा। और यहां पर हमने क्या फाउंड किया कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाती है तो यहां पर क्या आता है, L। यहां पर जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी जाएगी तो यहां पर L आएगा इक्वल करके, और इस L को L is called self inductance और coefficient of self induction। इसे जैसे हमने मान लो सपोज वी वांट टू डिफाइन L, अगर आपने L को डिफाइन करना है तो इसे डिफाइन करने का भी मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपने किसी टर्म को डिफाइन करना है उसके साथ वाले को आप क्या कर दीजिए, कोई भी आपके पास टर्म है उससे यूनिट ले लीजिए। जैसे L को आप डिफाइन करने चाहते हैं साथ में क्या I, तो आप यहाँ लिखेंगे एज phi इज इक्वल टू L I। जब भी डिफाइन करने लगे, इफ
I is equal to 1, then phi is equal to L into 1 बराबर है L और L is equal to phi। तो आपके पास डेफिनेशन क्या बन गई इसकी? फिर आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल है L, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil. Self inductance of a coil is equal to magnetic flux linked with the coil. Then unit current flows through it. जब इसमें यूनिट करंट फ्लो करेगा तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। इसे हम इन अदर वे अगर डिफाइन करना चाहें तो आपको पता है कि बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपने पीछे पढ़ा हुआ है ये लास्ट लेक्चर में। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? माइनस यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब हम फाई की जगह वैल्यू रखेंगे तो माइनस डी बाई डी टी। फाई क्या है? एल आई, एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो दिस इज अनदर डेरिवेशन कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब आप यहां पर L को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप फिर आपके पास एज E इज इक्वल टू क्या है? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इन मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन पॉजिटिव आ जाएगा। अब आप यहां पर फिर वैसे ही L के साथ आप क्या है? डी आई अपॉन डी टी। व्हाट इज डी आई अपॉन डी टी? डी आई अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आप इसे क्या ले लेंगे? 1। तो आपके पास देन E इज इक्वल टू क्या बन गया? L इंटू 1 L और L इज इक्वल टू E। तो अनदर डेफिनेशन क्या बन गई कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी। बिल्कुल सिमिलर वे से जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि आपने जो जिस चीज को डिफाइन करना है, यही नहीं आगे भी आपको होगा, पीछे भी हमने ऐसे ही किया था। अब हमारे पास एक बात तो हमें यहां से क्लियर है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू डिपेंडेंस किसके है? जैसे L डिपेंड्स अपॉन L आपको पता है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। अब फ्लक्स जो है, फ्लक्स मैंने आपसे भी बात की थी कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है फीड इनटू एरिया, और फीड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई ए। अब इसमें आपके पास जो मैग्नेटिक जो फीड है उसकी डिपेंडेंस किस पे है? उसकी डिपेंडेंस आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पे है। तो इसलिए L जो है, L डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। कॉइल की कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा टर्न्स होगी तो ज्यादा फ्लक्स होगा, तो ज्यादा क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सेकेंड थिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, जो कॉइल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या कॉइल को आपने किसी चीज पे बॉन्ड किया हुआ है, जैसे सपोज आपने इस किसी मटेरियल पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे इस कॉइल को बॉन्ड किया है तो उसके इस पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज म्यू नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी। यहां म्यू नॉट जो होता है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हम फ्री स्पेस में अगर हम कॉइल को बात करें, लेकिन यहां पर जो परमिएबिलिटी किसकी आएगी? ऑफ मटेरियल ऑफ कॉइल। अगर आपने कॉइल ही लिया है तो उसके मटेरियल पे, अगर उस कॉइल को आपने किसी कोर के ऊपर बॉन्ड किया है तो मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ द कॉइल। एक आपके पास आ रहा है करंट, लेकिन करंट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है। करंट के क्या है? करंट की चेंज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो फ्लक्स जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इसे आपने अगर बढ़ाना घटाना है तो आप कैसे बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस की
जैसे डायमेंशनल फार्मूला की बात कर सकते हैं कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि एक साइंटिस्ट हुए हेनरी, उनके नाम पे ही इसका यूनिट दिया गया। जैसे यूनिट ऑफ एल, ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं तो ये होती है इन एसआई सिस्टम, क्या होती है, यूनिट ऑफ एल हेनरी, दिस इज द यूनिट ऑफ एल। अब सपोज आप डिफाइन करना चाहते हैं यूनिट या फिर इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन अदर यूनिट्स, तो ये आपने देखा कि एस ई इज इक्वल टू क्या आया था, एल डी आई अपॉन डी टी, और एल इज इक्वल टू क्या बना, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो एल की यूनिट तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड यूनिट हेनरी है, लेकिन अगर हम ड्राइव्ड यूनिट की बात करें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये ई। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी करंट की यूनिट एम्पियर, और रेट ऑफ चेंज पर सेकेंड, इसलिए ये इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। और अगर आपने इसे डिफाइन करना तो बिल्कुल भी उसी बेस से, जैसे यहां पर आपने इंडक्टेंस को डिफाइन किया था, तो इसकी यूनिट भी वैसे आएगी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ, यानी डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन इट। तो ये आपके पास वेरी सिंपल वेज हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन चीजों को ट्राई टू रिजेंबल, आप ऐसे कोशिश कीजिए कि ऐसे लर्न करने की बजाय कि यहाँ से कैसे हम अटैच कर सकते हैं। जहां पे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वहां तो आपको करना ही पड़ेगा, उसे आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। लेकिन जहां आपको लगता है कि कहीं पे आप किसी चीज को कहीं अटैच करके या प्रीवियस आप कंसेप्ट से हेल्प लेके, तो वहां जरूर आप ऐसा कीजिए, क्योंकि आप उसे ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। यहां जैसे आप डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे हैं, +1 में आपने डायमेंशनल फार्मूलेज पढ़े थे, यहां पर डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा, अब एल जो है बिल्कुल वैसे ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब ई जो है ईएमएफ है, ईएमएफ आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज आपको पता है चार्ज क्या होता है, आई इंटू डी टी। तो आपके पास ये W अपॉन आई डी टी डी आई अपॉन डी टी, ये डी टी कट गया। अब W आपको पता है ml2t माइनस 2 आई का ए और डी आई मतलब चेंज इन करंट, दिस इज अगेन करंट, तो ए, तो ये ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, ml2t minus 2 a minus 2। Sometimes question be asked in the board exam MCQ, what is the dimensional formula of self inductance? तो आप बता सकते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये तीनों टर्म जो हैं जब आप आगे एसी को फ्लो करवाएंगे तो ये आपके हेल्प करेंगे, एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर। क्योंकि जब एसी रेजिस्टर में फ्लो करती है तो वो वहां पर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, I²R/T, आपको पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जब एसी फ्लो करती है, क्योंकि एसी के नीचे कैसी थी बेरिंग, जब एसी फ्लो करती है किसी इंडक्टेंस कॉइल में, तो उसमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, तो वहां स्टोरेज हो जाती है। एलसी ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होंगी, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, तो वहां पर एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। और वो एनर्जी आपको मैं अभी बता दूं, अगर आई करंट है और इंडक्टेंस एल है तो ½ LI² होती है। और कैपेसिटर में अगर जा रही है तो कैपेसिटर में होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है इंडक्टर में। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेमोराइज करना आपने, इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही एनर्जी जो है
इंडक्टर कैपेसिटर, एलसी ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो बेसिक कंसेप्ट आता है कि ईएम वेव्स हम प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात करते हैं। जैसे एलसी सर्किट है, जैसे सपोज आपके पास ये एक इंडक्टर है, सपोज ये एक इंडक्टर है और ये एक कैपेसिटर है, इसे आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसके क्रॉस एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती है, सी और एल है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है 1/2 अंडर रूट एल सी। ये आगे आपको आएगा, डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि हम करेंगे क्या। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी तक तो आप ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ रहे हैं ना आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। किसने बताया था, ऑर्स्टेड ने। लेकिन इसका रिवर्स किसने किया, फैराडे ने किया। आपने देखा फैराडे ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जैसे एक दूसरे को प्रोड्यूस, दूसरा एक को प्रोड्यूस करे, और इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। बाद में वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स की बात है। अभी हम आपसे एक और थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस जो हम यूज कहाँ करते हैं। जैसे हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करती बार हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस बॉक्स जो होते हैं वो प्योरली रेजिस्टिव होने चाहिए, यानी उनका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 कब हो सकता है, जब उस कॉइल का इंडक्टेंस कितना हो, 0 हो। इंडक्टेंस 0 कब हो सकता है, यानी जो अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करने की जो पावर है वो कितनी हो, 0 हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा कोई, तो जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है तो उसमें कॉइल कैसे बॉन्ड की होती है, वो कॉइल जो होती है वो डबल फोल्डेड कॉइल होती है। डबल फोल्डेड कॉइल कैसे, जैसे सपोज हमारे पास ये कॉइल है, इसी के ऊपर एक और कॉइल ऐसे डबल फोल्डेड होती है, इस तरह से कॉइल डबल फोल्डेड होती है। और इस कॉइल का बेनिफिट क्या है आपको भी हम क्लियर करवाएंगे। ये हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है, आप देखते हैं अब स्विचेस में स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उनमें भी हमने जो कॉइल है डबल फोल्डेड कॉइल लगी होती है, जिससे क्या होता है उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट बिकम्स 0, जो अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट है दैट बिकम्स 0। ये ऐसे जब कॉइल होगी डबल फोल्डेड तो इस कॉइल का क्या बेनिफिट होगा, जैसे हम सर्किट जो है, सर्किट के बीच में ये जैसे करंट फ्लो करेगा तो ऐसे डबल फोल्डेड कॉइल में फ्लो करवाएंगे। जैसे सपोज ये एक्स कोई टर्मिनल है, यहाँ से करंट इंटर कर रहा है, जब यहाँ से करंट इंटर करेगा तो ये करंट ऐसे आके इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा। अब ये करंट क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, ऐसे इस तरह से ऐसे वापस आ रहा है, हाँ ऐसे सर्किट में। अब डबल फोल्डेड कॉइल जब हम यूज करते हैं तो जो करंट की जो फ्लो है वन डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो सेकेंड डायरेक्शन का जो करंट है वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा दैट इज इन अपोजिट टू द फर्स्ट करंट, क्योंकि दोनों कॉइल जो फोल्डेड है ऑन ईच अदर, वो उनमें करंट की वैल्यू क्या सेम है, इसलिए सेम वैल्यू होने से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम चेंज होगा, सॉरी सेम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इन दोनों कॉइल्स में, जैसे ये फर्स्ट वन है सपोज, तो ये सेकंड वन, इनमें कैसा हो रहा है, अपोजिट नेचर का, दे कैंसल आउट इन पेयर। और ये जो कपल्ड कॉइल हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में या फिर स्विचेस में, जिससे कि वो जो स्पार्क है दैट कैन बी रिड्यूस्ड। अब ये दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ दिस कॉइल। दिस कैन आल्सो हेल्प अस इन द वेरियस फिनोमेनास, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस जो है, जैसे मैंने अभी बात की कि इसी हम फ्लो करवाते हैं, तो एलसीआर सर्किट में हमारे पास जो हम इंडक्टेंस कॉइल का, जैसे आप ट्यूब लाइट है,
ट्यूबलाइट की जो चोक कॉइल होती है वो भी प्योरली इंडक्टिव है, क्योंकि जब एसी इंडक्टेंस कॉइल में फ्लो करती है तो उसका पावर लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है। क्यों होता है? वो पावर फैक्टर आपको इसी यूनिट के सेकंड चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, एसी थ्रो जब हम बात करेंगे एल सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, तो उसमें क्या जो पावर फैक्टर आता है और वो पावर लॉस कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कॉइल में जो एंगल होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, वो आगे की नेक्स्ट बातें हैं उस टाइम पे करेंगे। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। आप एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। आपको पता है कि सोलेनॉइड क्या होता है? एक कॉइल है विच इज रैप्ड और बॉन्डेड ऑन एन इंसुलेटेड फॉर्मर, सिलिंड्रिकल फॉर्मर। सिलिंड्रिकल फॉर्मर के ऊपर कोई हमने इंसुलेटेड कॉपर कॉइल को बॉन्ड किया हुआ है, तो उस जो फॉर्मर के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है आपको पता है, पीछे आप कर चुके हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो भी आपको पता है, म्यू नॉट एन आई होता है। जैसे सपोज हमने मान लिया कि कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, जैसे हमने मैं लिख के लेता हूं, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ। मैंने मान लिया कि इस सोलेनॉइड की लेंथ क्या L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। ये मैं वो सोलेनॉइड जो लिखा है वही बनाने जा रहा हूं। Suppose this is the solenoid. इस सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेंथ जो L है। और मैंने क्या किया, इससे एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, एक की लगाई हुई है। सपोज पहले हमने की को प्रेस नहीं किया तो यहाँ पे करंट कितना है? 0। अब जब मैं की को प्रेस कर दूंगा, जैसे सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया, तो इस बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। बिगनिंग में इस कॉइल के क्रॉस जो ये कॉइल है, ये क्या है? मैं लिख देता हूं सोलेनॉइड। अब इस कॉइल में करंट I फ्लो किया, पहले करंट 0 था, करंट I फ्लो किया, इसका मतलब इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगा? ठीक है, म्यू नॉट एन आई, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई, as total number of turns of solenoid कितनी है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इस n को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी n इंटू l। सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of solenoid, each turn of solenoid। हर एक टर्न सोलेनॉइड के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है? मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सोलेनॉइड ईच टर्न, और यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया A। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट एन आई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। लेकिन हमें किसके क्रॉस निकालना है? थ्रू अ होल सोलेनॉइड। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलेनॉइड 5
मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn, linked with each turn, क्रॉस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमारे पास हर एक टर्न के साथ कितना है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई ए, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है एन इंटू एल, अभी आपने निकाला था। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, गिव इट नंबर 1। तो इसके अक्रॉस जब आपने की को प्रेस किया तो ड्यू टू प्रेसिंग ऑफ की और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और हमें पता है एज वी नो, अभी आपने डेफिनेशन से पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ कैसे लिंक है एल आई। हम मान लेते हैं कि इस कॉइल का इंडक्टेंस क्या है एल, एज वी नो फाई इज इक्वल टू एल आई। अगर आई करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इंडक्टेंस इनटू करंट। तो हम यहाँ से 1 and 2 से फ्रॉम 1 and 2 एल आई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसर, इंप्लाइज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनोइड। इट अगेन सी हियर सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया and L is the length of the solenoid. So that is the self inductance of the long solenoid. So this topic is very important according to competitive examination point of view as far as numericals are concerned. तो जो numericals हैं मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि numericals हम इस सबसे लास्ट में एक हमने लेक्चर स्पेशल न्यूमेरिकल्स का रखा हुआ है जिसमें हम फैराडे लॉ से कंसर्निंग, मोशनल ईएमएफ से कंसर्निंग, या फिर हम सेल्फ इंडक्शन, इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन इस चैप्टर का एक टॉपिक आएगा, उससे कंसर्निंग जो भी न्यूमेरिकल हैं वो हम इकट्ठे ही एक ही लेक्चर में हम करेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।